आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम करेंगे क्लास 11 केमिस्ट्री के यूनिट नंबर 1 के तमाम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम कर लेते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है डिफाइन थ्योरेटिकल यील्ड, एक्चुअल यील्ड एंड परसेंट यील्ड। हमसे कहा है कि डिफाइन करें किसको, थ्योरेटिकल यील्ड को, एक्चुअल यील्ड को और परसेंट यील्ड को। और आगे हमसे कहा है व्हाई द प्रैक्टिकल यील्ड इज़ ऑफन लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड, कि क्यों ऐसा होता है कि प्रैक्टिकल यील्ड की वैल्यू थ्योरेटिकल यील्ड की वैल्यू से क्या होती है, हमेशा कम होती है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम हेडिंग लेंगे थ्योरेटिकल यील्ड की। तो थ्योरेटिकल यील्ड क्या होती है? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विच इज़ ऑब्टेन्ड इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड थ्योरेटिकल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड स्टूडेंट्स उस यील्ड को कहते हैं कि अगर हम फॉर एग्जांपल दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स का आपस में रिएक्शन कराएं और जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट उन रिएक्टेंट्स की वजह से हमें मिले तो केमिकल रिएक्शन में, तो उसे हम कहते हैं थ्योरेटिकल यील्ड। तो ये मैंने यहाँ पर इसकी डिफाइन लिख दी। एक्चुअल यील्ड क्या है? एक्चुअल यील्ड को स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल यील्ड भी कहते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा था, एक तो हमने पेपर के ऊपर रिएक्शन कराया और उसकी कैलकुलेशन की और एक रिजल्ट आया, और एक्चुअल यील्ड में क्या होगा, हमने जो केमिकल रिएक्शन था उसको जो है वो प्रैक्टिकली करके देखा। तो एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विच इज़ ऑब्टेन्ड बाय एक्सपेरिमेंट। तो एक्चुअल यील्ड हमारी बेसिकली क्या है? एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी जो ओरिजिनल अमाउंट आपको मिलेगी जब आप एक्सपेरिमेंट के ज़रिए रिएक्शंस कराओगे किसी भी केमिकल रिएक्शन का, तो जो उस वक्त आपको अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट मिलेगी उसको हम कहेंगे एक्चुअल यील्ड, या आप कह सकते हो प्रैक्टिकल यील्ड। एक्चुअल यील्ड का दूसरा नाम क्या है? प्रैक्टिकल यील्ड। और तीसरा हमसे कहा था परसेंट यील्ड डिफाइन करें। तो परसेंट यील्ड की डिफाइन क्या होगी वो मैंने यहाँ पर लिखी है। अगर हम रेशो लें किसका, प्रैक्टिकल यील्ड का थ्योरेटिकल यील्ड के साथ, तो हमारे पास आ जाएगी परसेंटेज यील्ड। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है द रेशो ऑफ प्रैक्टिकल यील्ड एंड थ्योरेटिकल यील्ड इज कॉल्ड परसेंटेज यील्ड। और इसका मैथमेटिकली फार्मूला क्या होगा? परसेंटेज यील्ड हमारी बराबर होती है प्रैक्टिकल यील्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हो गई स्टूडेंट इसकी डिफाइन। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं कि प्रैक्टिकल यील्ड हमेशा कम क्यों होती है थ्योरेटिकल यील्ड से। तो यहाँ पर मैंने एक आसान सा सेंटेंस लिखा है, प्रैक्टिकल यील्ड इज़ ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। कि कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से प्रैक्टिकल यील्ड की वैल्यू हमेशा कम होती है थ्योरेटिकल यील्ड से। तो नंबर 1 हमारे पास रीज़न क्या है? सम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स डोंट रिएक्ट। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स? अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है और अगर उनमें से रिएक्टेंट्स की कुछ अमाउंट आपस में केमिकली रिएक्ट नहीं कर रही है प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो हमारा क्या होगा, हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी उसमें थोड़ी बहुत कमी आ जाएगी। यानी हम कह सकते हैं कि हमारा जो रिएक्शन है उस टाइम क्या है, कंप्लीट नहीं है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये सेंटेंस लिखा है कि जब हमारे कुछ रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट नहीं करते तो हमारी जो प्रोडक्ट बनती है वो हमें उतनी नहीं मिलती जो कि हम थ्योरेटिकली कैलकुलेट करते हैं। दूसरा मैंने रीज़न यहाँ पर लिखा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शंस, क्योंकि रिएक्शन स्टूडेंट्स हमारा क्या है, कंप्लीट नहीं हुआ। इसका मतलब आपकी जो प्रोडक्ट है वो थोड़ी सी ब्रेक होके आपका रिएक्टेंट भी बनाएगी। तो हम कह सकते हैं कि क्योंकि हमारा रिएक्टेंट कम्प्लीटली कन्वर्ट नहीं हुआ था प्रोडक्ट में, तो कुछ प्रोडक्ट ब्रेक होके क्या आपका रिएक्टेंट भी बनाएगी, इसलिए यहाँ पर रिवर्सिबल रिएक्शन हो सकता है थोड़ा सा। तो तीसरा लिखा हुआ है ड्यू टू साइडवे रिएक्शंस। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स कि रिएक्टेंट्स जो आपस में रिएक्ट कर रहे थे उसको बनानी चाहिए थी एक रिक्वायर्ड प्रोडक्ट, लेकिन वो एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट भी बना रहे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि जैसे मैं आपसे कहूँ समझाने के लिए, कार्बन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, लेकिन कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना सकते हैं। हमारा गोल था कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बनाए, लेकिन थोड़ी सी कार्बन मोनोऑक्साइड भी प्रोड्यूस हो गई। इसका मतलब रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है, साइडवे रिएक्शन हो रहा है। तो अगर साइडवे रिएक्शन होता है तो हमें थ्योरेटिकल यील्ड जैसी वैल्यू नहीं मिलती, प्रैक्टिकल यील्ड की वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाती है। और लास्ट में स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर लिखा है ड्यू टू द फिजिकल प्रोसेस लाइक फिल्ट्रेशन डिस्टिलेशन सम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट लॉसेज, के हमारे जो फिजिकल प्रोसेस होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के, जैसा कि फिल्ट्रेशन हो गया, डिस्टिलेशन हो गया, तो इन प्रोसेस की वजह से भी हमारी प्रोडक्ट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज मीन्ड बाय मोल एंड एवोगैड्रोस नंबर, हाउ दे आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 तकरीबन एक जैसे ही हैं। मैं इसका आंसर आपको एक ही बताऊंगा, पेपर में इनमें से अगर कोई आ जाए तो आप उस लिहाज से लिख सकते हो।
क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा है कि मोल से और एवोगैड्रो नंबर से आप क्या समझते हैं और मोल और एवोगैड्रो नंबर का आपस में क्या रिलेशन है। और थर्ड में हमसे कहा है कि भाई एवोगैड्रो नंबर से आपकी क्या मुराद है, ये यहाँ पर भी पूछा गया है। और आगे हमसे कहा है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मोल विद द हेल्प ऑफ एवोगैड्रोस नंबर, कि हमें मोल का कॉन्सेप्ट बताना है किसकी मदद से, एवोगैड्रो नंबर की मदद से। तो स्टूडेंट्स, मोल और एवोगैड्रो नंबर को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखा है डेली लाइफ के लिहाज से, तो आइए देख लेते हैं कि इसमें मैंने आपको क्या बताया है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने लिखा है इन आवर डेली लाइफ, हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में we measure the things by weighing or counting such as bananas by dozens, 1 dozen is equal to 12 bananas, and rice by measuring weight from grocery shop। जैसा कि स्टूडेंट्स आपने देखा होगा डेली लाइफ के अंदर जब भी हम मेजरमेंट करते हैं चीज़ों की, तो या तो हम उसके वज़न से करते हैं या उसको काउंट करके करते हैं। जैसा कि अगर मैं आपसे पूछूं भाई 1 दर्जन के अंदर कितने बनानाज होंगे, तो 1 दर्जन के अंदर 12 बनानाज होते हैं। ये क्वांटिटी क्या है, फिक्स्ड है। इसी तरह अगर आप चावल वगैरह लेने जाते हो किसी परचून की दुकान से, तो उसका जो वेट होता है वो किस में होता है, केजी में होता है। लेकिन स्टूडेंट केमिस्ट्री के अंदर, क्योंकि जब लैब के अंदर या इंडस्ट्री के अंदर हम केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं, तो केमिकल रिएक्शंस के अंदर बेसिकली होते हैं एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। सही है। और आपको पता होगा कि एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स का साइज़ क्या होता है, बहुत कम होता है, जिसकी वजह से हम उनको काउंट नहीं कर सकते और उनका वेट भी जो है वो डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते। तो प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकली साइंटिस्ट ने या आप कह सकते हो केमिस्ट ने जो यूनिट इंट्रोड्यूस कराया है, जो क्वांटिटी इंट्रोड्यूस कराई है, जब हम बात करें एटम्स की, मॉलिक्यूल्स की, आयंस की, तो वो क्या है, मोल है। तो इसलिए स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर लिखा क्या, बट इन केमिस्ट्री व्हेन वी परफॉर्म एनी रिएक्शन इन लैब और इंडस्ट्री देन we actually deals with atoms, molecules and ions when we mix them for chemical reaction। तो ये बात मैंने अभी आपको समझाई। इसी तरह मैंने आगे लिखा as atoms and molecules are so small in size they cannot be count or weighed like bananas और rice individually। इसलिए केमिस्ट ने क्या यूज़ किया है, मोल को इंट्रोड्यूस कराया है काउंट करने के लिए एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को और आयंस को। और स्टूडेंट मोल्स को रिप्रेजेंट कराया जाता है किससे, एन से। और एक मोल जो होता है किसी भी सब्सटेंस का, उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स की तादाद कितनी होती है, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 पार्टिकल्स। जैसा कि स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे कहूँ अगर एक मोल है किसी भी एटम का, उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, ये फिक्स वैल्यू है, 6.022 भी कह सकते हो या 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। इसी तरह अगर मैं आपसे कहूँ एक मोल हो अगर किसी मॉलिक्यूल का, तो उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, वो भी आपके जितने नंबर ऑफ एटम्स थे उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम बात करते हैं मोल की। मोल हम किसे कहते हैं, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम फार्मूला मास किसी भी सब्सटेंस का, जैसा कि एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं या मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, जिसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 पार्टिकल्स। इसको हम कहते हैं मोल। क्या मतलब स्टूडेंट, इस डिफाइन का एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कार्बन के एक मोल में कितने ग्राम है, तो आपको पता है कार्बन का एटॉमिक मास कितना है, 12। इसका मतलब 1 मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम। इसी तरह अगर स्टूडेंट्स मैं आपसे पूछूं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, पूछूं ऑक्सीजन एटम्स के एक मोल में कितने ग्राम है, तो यहाँ पर हम एटम्स की बात कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, तो एक मोल हो गया ऑक्सीजन का कितना, 16 ग्राम। तो इसलिए स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने लिखा ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास को हम सिंपल क्या कहते हैं, मोल कहते हैं। और अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट्स ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स की, आपको पता होगा कि ऑक्सीजन हमारी जो इन्वायरमेंट में मौजूद होती है वो O2 की फॉर्म में होती है, तो लिहाजा ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के एक मोल में कितने ग्राम होंगे, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का फार्मूला होता है O2, एटॉमिक मास ऑक्सीजन का होता है 16 को 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो एक मोल हमारा जो होगा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का वो कितने ग्राम के बराबर होगा, 32 ग्राम के। इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं अगर एक मोल हो कैल्शियम कार्बोनेट का, तो उसमें कितने ग्राम होंगे, उसमें होंगे 100 ग्राम। यानी स्टूडेंट मतलब ये है कि कैल्शियम कार्बोनेट का आप कैलकुलेट करना मॉलिक्यूलर मास, तो आपके पास आ जाएगा 100 ग्राम। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। यानी अगर आप किसी भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास निकालो, उसके मोल में जितने भी ग्राम होंगे वही उसके क्या होंगे, मोल कहलाएंगे। इसी तरह अगर स्टूडेंट्स मैं आपसे कहूँ 1 मोल ऑफ CO2, यानी अगर एक मोल हो CO2 का, उसमें उसके कितने ग्राम होंगे, तो CO2 का आप मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो कितना आएगा, 44 ग्राम।
लिहाजा अगर 1 मोल होगा CO2 का तो उसमें होंगे 44 ग्राम, और अगर 1 मोल में CO2 के 44 ग्राम है तो 2 में कितने होंगे, तो 2 में कितने होंगे, 2 को आप मल्टीप्लाई करा दो 44 से तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 88 ग्राम। इसी तरह अगर स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर लिखा है ग्राम फार्मूला मास, सही है, या ग्राम फार्मूला कह सकते हो, अगर 1 मोल हो NaCl के तो उसके अंदर हमारे पास कितने ग्राम होंगे, तो NaCl का जब आप मॉलिक्यूलर मास निकालोगे या फार्मूला मास निकालोगे तो कितना आएगा 58.5 ग्राम। तो 1 मोल अगर होगा NaCl का तो उसमें कितने ग्राम होंगे 58.5 ग्राम। तो इसलिए स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर लिखा था ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फार्मूला मास किसी भी सब्सटेंस का, सही है, वो आपका क्या कहलाता है, वो कहलाता है मोल, सही है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कौन से 3 तरीके हैं जिसकी मदद से हम मोल्स को मालूम कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास है मास मेथड। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल गिवन मास मौजूद हो किसी सब्सटेंस का तो गिवन मास को हम रिप्रेजेंट कराएंगे स्मॉल m से, और एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास को हम रिप्रेजेंट कराएंगे कैपिटल M से। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स को n से रिप्रेजेंट कराते हैं तो फार्मूला हो जाएगा क्या, n इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय m। m मेरा यहाँ पर शो कर रहा है एटॉमिक मास को, मॉलिक्यूलर मास को और फार्मूला मास को, और स्मॉल m शो कर रहा है मेरा यहाँ पर किसको, गिवन मास को। और अगर स्टूडेंट्स आपको नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हो पार्टिकल्स मेथड के जरिए तो उसका फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू n, हमारा यहाँ पर शो कर रहा है नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स आप कह सकते हो या मॉलिक्यूल्स कह सकते हो, और डिवाइड बाय Na। और Na क्या है, ये हमारे पास एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू होती है जो कि आपको शुरू में मैंने बताई 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 पार्टिकल्स। तो इसलिए मैंने यहाँ पर स्टूडेंट्स लिखा अगर n हमारा है नंबर ऑफ पार्टिकल्स और Na क्या है एवोगैड्रो नंबर, तो नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या होगा, ये होगा। और अगर स्टूडेंट्स अगर वर्ड आ जाए STP का और उस वक्त आपसे कहा जाए आप नंबर ऑफ मोल्स निकालो तो उस वक्त नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला होता है गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4 dm³। तो अगर मैं आपसे कहूँ गिवन वॉल्यूम को हम V से रिप्रेजेंट कराएं तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला STP पर क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा क्या, V डिवाइड बाय 22.4 dm³। V हमारा यहाँ पर गिवन वॉल्यूम है और मोल्स को मैंने N से रिप्रेजेंट करवाया है। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं एवोगैड्रोस नंबर क्या होता है। एवोगैड्रो नंबर को हम Na से रिप्रेजेंट कराते हैं। A का मतलब यहाँ पर एवोगैड्रो है और N का मतलब क्या है, नंबर है। तो एवोगैड्रो नंबर स्टूडेंट्स क्या बताता है हमें, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स सच एज एटम्स आयंस एंड मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस ऑलवेज इक्वल टू 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय Na। के नंबर ऑफ पार्टिकल जैसा कि एटम्स आयंस या मॉलिक्यूल्स किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में हमेशा बराबर होते हैं 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 के, जिसे हम कहते हैं एवोगैड्रो नंबर, और इसको Na से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्या मतलब स्टूडेंट, जैसा कि पहले मैंने आपसे मोल के बारे में जब पूछा था तो मैंने कहा था अगर कार्बन के 1 मोल हो तो उसमें मास कितना होगा, उसमें होगा 12 ग्राम मास। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर स्टूडेंट्स अगर 1 मोल हो कार्बन का तो उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, क्योंकि कार्बन मेरा यहाँ पर सिंगल है, इसका मतलब ये एटम को शो कर रहा है, तो नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। इसी तरह अगर मैं आपसे कहूँ अगर एक मेरे पास मौजूद है मॉलिक्यूल वाटर का तो 1 मोल के अंदर वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, कितने होंगे, सेम होंगे 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मॉलिक्यूल। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 मोल हो अगर मेरे पास NaCl का तो उसके अंदर कितने आयंस होंगे, तो उसके अंदर आयंस होंगे 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 आयंस। और स्टूडेंट्स अगर आपसे पूछा जाए कि भाई रिलेशनशिप क्या होती है मोल और एवोगैड्रो नंबर के दरमियान, तो रिलेशन हमारे पास होती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। तो n मेरा यहाँ पर शो कर रहा है किसको, नंबर ऑफ एटम्स को, आयंस को या मॉलिक्यूल्स को, या आप सिंपल कह सकते हो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को, और स्मॉल n मेरा शो कर रहा है किसको, नंबर ऑफ मोल्स को। तो लिहाजा आप नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कराओगे किससे, एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू से, तो आपके पास आ जाएंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और ये रिलेशन है मोल्स और एवोगैड्रो नंबर के दरमियान। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। के लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है, हाउ डज इट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। और लिमिटिंग रिएक्टेंट किस तरह से कंट्रोल करता है प्रोडक्ट को जो कि बनती है केमिकल रिएक्शन में। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लिमिटिंग रिएक्टेंट देख लेते हैं। सबसे पहले आपको हेडिंग देनी है लिमिटिंग रिएक्टेंट की। इन अ केमिकल रिएक्शन, अगर हम किसी भी केमिकल रिएक्शन की बात करें
द रिएक्टेंट विच इज कंज्यूम्ड अर्लियर इन रिएक्शन एंड गिव्स लिमिटेड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट एज कंपेयर टू द एक्सिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट। हमसे कहा है कि अगर हम किसी भी केमिकल रिएक्शन की बात करें तो केमिकल रिएक्शन में वो रिएक्टेंट जो कि सबसे पहले यूज़ हो जाता है केमिकल रिएक्शन में और लिमिटेड अमाउंट देता है प्रोडक्ट की एज कम्पेयर टू द एक्सिस प्रोडक्ट, उसे हम कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। सिंपल आप कह सकते हो कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है और उसके अंदर क्या है, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स मौजूद हो, सबसे पहले जो रिएक्टेंट रिएक्शन में यूज़ हो जाएगा वही हमारा क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट। इसको हम एक आसान सी एग्जाम्पल से समझ लेते हैं स्टूडेंट्स। अगर मैं आपसे कहूँ सपोज वी हैव 5 बन्स एंड 6 कबाब, कि हमारे पास 5 बन हैं और 6 कबाब हैं एंड वी वांट टू प्रिपेयर बर्गर्स, और हम बर्गर बनाना चाहते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कितने बर्गर बनेंगे, तो 5 बन हैं हमारे पास और 6 कबाब हैं, इसका मतलब 5 बर्गर बनेंगे और 1 कबाब हमारा क्या है, एक्स्ट्रा है। अब अगर मैं आपसे पूछूं इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है, तो 5 बन हमारे क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है जिसकी क्वांटिटी कम है कबाब के मुकाबले में। तो इसलिए मैंने लिखा यहाँ पर वी कैन ओनली प्रिपेयर 5 बर्गर्स बिकॉज वी हैव ओनली 5 बन्स, देयरफॉर 5 बन्स आर लिमिटिंग रिएक्टेंट्स इन दिस एग्जाम्पल। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं, हमसे दूसरा सवाल पूछा था कि लिमिटिंग रिएक्टेंट किस तरह से कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को, यानी लिमिटेड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट किस लिहाज से देता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ रीजंस लिखे हैं। सबसे पहले मैंने सेंटेंस लिखा, लिमिटिंग रिएक्टेंट्स कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। अब नंबर 1 रीजंस क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट की वजह से क्या होता है, केमिकल रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है क्योंकि लिमिटिंग रिएक्टेंट सबसे पहले यूज हो जाता है केमिकल रिएक्शन में। दूसरा रीजन मैंने यहाँ पर लिखा, इट इज टोटली कंज्यूम्ड व्हेन द रिएक्शन इज कंप्लीटेड, और जब हमारा रिएक्टेंट कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट के अंदर, यानी लिमिटिंग रिएक्टेंट वो कंप्लीटली क्या होता है, यूज हो जाता है केमिकल रिएक्शन में और साथ में स्पीड भी बढ़ा देता है, जो कि नंबर 1 पॉइंट में मैंने मेंशन किया है। और नंबर 3 पॉइंट में मैंने लिखा, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इज लिमिटेड बाय दिस रिएक्टेंट, और इस रिएक्टेंट की वजह से जो भी हमारी प्रोडक्ट बनती है वो थोड़ी कम तादाद में बनती है, जिसकी वजह से रिएक्शन आपका क्या होता है, कंटिन्यू नहीं हो पाता। यानी भले हमारे पास एक्सिस रिएक्टेंट मौजूद हो लेकिन प्रोडक्ट हमारी फिर नहीं बनती, यानी लिमिटेड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनती है। अब स्टूडेंट्स मैं आपको बताता हूं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट को मालूम करने का क्या तरीका है। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट को मालूम करने के लिए स्टूडेंट्स आपको लिमिटिंग नंबर मालूम करना पड़ेगा। अब लिमिटिंग नंबर क्या होता है स्टूडेंट्स, इसका एक फार्मूला है, आपको मैं एग्जाम्पल से भी बताऊंगा। गिवन मास ऑफ रिएक्टेंट, अगर हमारे पास जो गिवन मास है रिएक्टेंट का उसको आप डिवाइड कर दो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट बैलेंस इक्वेशन, तो आपके पास आ जाएगा लिमिटिंग नंबर, और लिमिटिंग नंबर की जिस रिएक्टेंट की वैल्यू कम होगी वही हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द लिमिटिंग रिएक्टेंट इन अ केमिकल रिएक्शन वी विल हैव टू फाइंड द लिमिटिंग नंबर ऑफ ईच रिएक्टेंट। हर रिएक्टेंट का हमें लिमिटिंग नंबर मालूम करना है और रिएक्टेंट जिसका लिमिटिंग नंबर कम होगा वही हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। अब स्टूडेंट्स को हम समझ लेते हैं इस एग्जाम्पल से। अगर स्टूडेंट्स मैं आपसे कहूँ सल्फर ने रिएक्ट किया किसके साथ, आयरन के साथ, तो हमारे पास बन गया आयरन सल्फाइड, और सल्फर की क्वांटिटी फॉर एग्जांपल आपको गिवन है 100 ग्राम और आयरन की क्वांटिटी भी क्या है, 100 ग्राम गिवन है। अब अगर मैं आपसे पूछूं सल्फर और आयरन में से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, क्या हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी उसके अंदर 200 ग्राम आयरन सल्फाइड बनेगा, या हमारे पास आयरन सल्फाइड बनेगा 157 ग्राम और सल्फर की क्वांटिटी फिर कितनी बच जाएगी, 43 ग्राम। तो अब हम देख लेते हैं कि इनमें से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने रिएक्शन लिखा है, एरो आप यहाँ भी लगा देना, मैं लगाना भूल गया। आयरन का अगर आप मॉलिक्यूलर मास निकालो या आप कह लो एटॉमिक मास कितना होता है 56 ग्राम, और सल्फर का कितना होता है 32 ग्राम, और आयरन सल्फाइड का जब आप मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो आएगा 88 ग्राम। तो ये मैंने निकालनी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़, और मैंने आपको लिमिटिंग रिएक्टेंट के यूनिट नंबर 1 के तमाम न्यूमेरिकल्स भी सिखाए हैं, वहाँ से जाके आप मज़ीद प्रैक्टिस भी कर सकते हो। अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, अगर दोनों की 100 ग्राम हो तो हमारे पास आयरन सल्फाइड का मास हमें मालूम करना है कितना होगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं स्टूडेंट लिमिटिंग नंबर। तो अगर मैं आपसे पूछूं सल्फर का गिवन मास कितना था 100, और इसका अगर मैं आपसे कहूं कि एटॉमिक मास यहाँ पर कितना गिवन है वो है हमारे पास 32, तो 100 को 32 से डिवाइड किया तो वैल्यू आई 3.125, यानी सल्फर के लिए लिमिटिंग नंबर आ गया 3.125। और आयरन का अगर हम लिमिटिंग नंबर मालूम करें तो गिवन मास आयरन का भी 100 है और डिवाइड कर दिया मैंने आयरन के एटॉमिक मास से जो कि 56 है, तो मेरे पास लिमिटिंग नंबर आया आयरन का 1.78। अब अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों में कौन सी वैल्यू छोटी है, तो 1.78 छोटा है 3.125 से,
इसका मतलब आयरन हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट है। यानी ये जो केमिकल रिएक्शन गिवन है ये आपका प्रोसीड होगा, यानी जो प्रोडक्ट बनेगी आयरन सल्फाइड वो आयरन के लिहाज से बनेगी, सल्फर के लिहाज से नहीं बनेगी। तो इसको हम देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे कहूँ 56 ग्राम होते हैं किसके, आयरन के, तो उस टाइम हमें आयरन सल्फाइड कितना मिल रहा था, 88 ग्राम। तो यही बात मैंने यहाँ पर लिखी है कि 56 ग्राम आयरन, एरो का मतलब है गिव्स, कितना देते हैं आयरन सल्फाइड, 88 ग्राम। और अगर 1 ग्राम होता आयरन का तो क्या होता, 88 को आप डिवाइड कर दोगे 56 से। तो अगर हमारे पास 100 ग्राम पे हमें मालूम करना है, 100 ग्राम होते आयरन के, तो 88 को डिवाइड किया 56 से तो वैल्यू आई 1.57। 100 ग्राम पर कितना होगा, 1.57 को मल्टीप्लाई करा दो 100 से, तो मास आ जाएगा आयरन सल्फाइड का कितना, 157 ग्राम। तो आप यहाँ पर देख सकते हो स्टूडेंट्स, ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताई थी कि इसके अंदर आयरन सल्फाइड हमारा बन रहा है 157 ग्राम। यानी टोटल हमारे पास रिएक्टेंट की क्वांटिटी कितनी थी, 200 ग्राम, लेकिन आयरन सल्फाइड सिर्फ और सिर्फ बना कितना, 157 ग्राम। और सल्फर हमारा यहाँ पर क्या था, एक्सिस रिएक्टेंट था, यानी सल्फर की जो क्वांटिटी बच गई, अगर आप 200 में से 157 निकालोगे तो सल्फर की क्वांटिटी कितनी बच गई, 43 ग्राम। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे जितने भी क्वेश्चंस थे डिस्क्रिप्टिव वो सारे के सारे हमने समझ लिए। आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।